रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन को बैकलेस ड्रेस पहनने का बहुत शौक था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो अपनी ये आदत ससुराल में भी नहीं बदलती। वो बैकलेस ब्लाउज ही पहनना पसंद करती। अगले दिन वो सभी के पैर छू रही होती है, तभी उसके सर से पल्लू खिसक जाता है और उसका बैकलेस ब्लाउज वहीं बैठी सभी औरतें देख लेती है। तभी उसकी सास सरला की पड़ोसन विमला कहती है, आय हाय सरला, तेरी बहू को कोई लाज शर्म है या नहीं? सब अपने मायके छोड़कर आई है क्या? क्या हुआ विमला, ऐसा क्यों बोल रही है? तेरी आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? तुझे अपनी बहू का ब्लाउज नहीं दिखाई देता? हाँ देखा है, क्या दिक्कत है उसके ब्लाउज में? अच्छा तो लग रहा है। बहू के आते ही उसकी खामियां तुझे खूबियां लगने लगी। अरे उसका ब्लाउज पूरा बैकलेस है, जिससे उसकी पूरी पीठ नजर आ रही है। भला किसी की बहुएं ऐसी संस्कारी हो सकती हैं क्या? विमला, संस्कारी बहू का मतलब ये तो नहीं होता कि उसका पूरा तन ढका हो, बल्कि उसके संस्कार बातचीत से तुलना करने चाहिए। ये इन बच्चों का समय है, अगर वो ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? अगर तेरी जगह मैं होती तो। ये सब छोड़ और बहू को आशीर्वाद दे। विमला सुमन के बारे में कुछ बोलती उससे पहले ही सरला उसकी बात काट देती है। सभी औरतें आपस में ही सुमन के बैकलेस ब्लाउज को लेकर बातें करने लगती हैं और कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और एक दिन सुमन का देवर मुकेश अपने दोस्त रवि को लेकर घर आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी जल्दी से 2 गिलास पानी ले आओ। सुमन रसोई से 2 गिलास पानी लेकर आ रही थी। तभी रवि की नजर सुमन पर जाती है और वो मुकेश को कहता है, मेरी भाभी तो बिल्कुल अप्सरा लग रही है। अभी तो कुछ नहीं है भाई, अगर उनका बैकलेस ब्लाउज देख लिया ना तो यहीं अपनी जान दे बैठेगा तू। अच्छा जी, फिर तो तू रोज मर कर जिंदा होता होगा। आखिर तेरे घर में इतना मस्त माल जो है। हाँ भाई, भाभी तो बहुत ही हॉट है। अरे काश इनकी शादी अगर मुझसे होती ना, रानी बना कर रखता। मैं भी। क्या? अब चुप हो जा भाई, भाभी आ रही है। अगर उन्होंने हमारी बात सुन ली ना तो हम तो गए। ये जितनी सुंदर है ना उतनी स्ट्रिक्ट भी है। मुकेश और रवि दोनों अपनी बात को अलग मोड़ देते हैं। सुमन पानी देते हुए मुकेश को कहती है, देवर जी, ये कौन है? भाभी ये मेरा दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड। ओ अच्छा, आप दोनों के लिए चाय लाऊं या कुछ और? आपके हाथ से तो जहर भी पीने को तैयार हूँ। क्या कहा? भाभी इसका मतलब है कि हम चाय पियेंगे। ठीक है, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी आप दोनों के लिए फटाफट चाय बना कर लाती हूँ। सुमन इतना बोलकर वहाँ से रसोई में जाती है और चाय बनाती है। जैसे ही सुमन वहाँ से जाती है वैसे ही रवि बोलता है, भाई एक सच बोलूं, तेरी भाभी जितनी हॉट है, इस मोहल्ले की सारी भाभियां तेरी भाभी के आगे चाय कम पानी रखती हैं। आखिर पसंद मेरी माँ की जो है। मुकेश और रवि दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सुमन उनके लिए चाय लेकर आती है और कुछ देर बाद रवि भी अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सुमन सर पे पल्ला रखकर मंदिर में पूजा करके घर आती है। तभी विमला उसको ताने देती हुई कहती है, सर पर पल्ला लेकर और पूजा करने से कोई संस्कारी नहीं होती, बल्कि एक संस्कारी बहू को अपने कपड़ों से पूरे तन को ढकना पड़ता है। कुछ लोगों की बैकलेस ब्लाउज पहनने से न जाने हमारी बहुओं पर क्या असर होगा। अगर मैं इनकी सास की जगह होती तो घर से बाहर तक नहीं जाने देती। विमला सुमन को ताने देती है, लेकिन सुमन बिना कोई जवाब दिए अपने घर आ जाती है और रसोई में सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और विमला आए दिन सुमन को किसी न किसी बहाने उसके बैकलेस ब्लाउज के लिए ताने देती। ऐसे ही एक दिन विमला हाथ में कटोरा लिए सरला के घर आती है। सरला, कहाँ है तू? हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये लो कटोरी और इसमें थोड़ा सा चीनी दे दे। क्या है ना, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है। विमला, ना जाने तेरी मांगने की आदत कब जाएगी। कभी खुद के घर से भी कटोरे लाकर दे दिया कर। एक तो तुम मुझे अंदर नहीं बुला रही है और गेट पर खड़े कर कर ताने कस रही है। हाँ हाँ, आजा अंदर। वैसे भी बिना कुछ बोले तेरे हलक से खाना कैसे उतरेगा? पहले तू एक कटोरी भर चीनी दे, उसके बाद बात करियो। अच्छा रुक, मैं अभी अपनी बहू से बोल देती हूँ कि चीनी लेकर आ जाए। तेरी बहू से याद आया कि तेरी बहू को बहुत ही अकड़ है। कुछ दिन पहले मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे पलटकर देखा तक नहीं। उसको अपने बैकलेस का कुछ ज्यादा ही घमंड है। हे भगवान, तू तो मेरी बहू के बैकलेस के पीछे ही पड़ गई है। कल को तेरी बहू आएगी, उसको भी बैकलेस पहनने को बोल दियो।
राम राम, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेरी बहू ऐसे कपड़े पहनेगी तो मैं उसको घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी, या तो पहले ही बोल दूंगी कि हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। पता नहीं तू कब बोलेगी। मैं उसको इसलिए कुछ नहीं बोलती, मुझे पता है वो कैसी है और कैसी नहीं। भले ही वो बैकलेस पहनती है, लेकिन उसके संस्कार उसके कपड़े से नहीं दिखते हैं। अरे मैं तो वही कह रही हूँ कि कपड़े तो बैकलेस पहन लेती है और अपने आप को हीरोइन समझती है। अरे कम से कम अपने से बड़ों की इज्जत तो कर ले। विमला की सारी बात सुमन सुन लेती है और वहाँ आती है। आंटी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अच्छा हुआ बहू तू यहाँ आ गई, मैं तुझे भी बुलाने वाली थी। माँ जी, आपका काम बाद में, सबसे पहले विमला आंटी को जवाब देना बहुत जरूरी है। ये अपने आप को समझते क्या है? देख रही है ना सरला अपनी बहू को, मुझसे कैसे बातें कर रही है। कोई संस्कार दिए हैं इसकी माँ ने या नहीं इसको? आप मेरे संस्कार की बात मत ही करो तो अच्छा होगा। अभी आपके बेटे की शादी बाकी है। जिस दिन आपकी बहू आएगी ना, फिर मैं देखती हूँ कि आपके संस्कार कैसे हैं। आप अपनी बहू को कैसे रखने वाली हो। सरला, तू ऐसे चुपचाप देखती रहेगी या फिर कुछ बोलेगी भी इसको? ये मुझसे कैसे बात कर रही है? इसके ब्लाउज के साथ साथ संस्कार भी छोटे हैं क्या? मैं क्या बोलूं विमला, तू ही तो कह रही थी तेरी बहू कोई जवाब नहीं देती है। जब आज वो जवाब दे रही है तो तुझे बुरा लग रहा है। सुमन विमला को उल्टा सीधा सुना देती है, जिसके बाद विमला को सुमन की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी सरला उसे रोकती हुई कहती है, अरे विमला, कहाँ जा रही है? अपनी चीनी तो लेकर जा, वरना चाय कैसे पिएगी? तू ही रख अपनी चीनी। तेरे बहू के मीठे बोल सुनकर ही चाय पीने से मन भर गया। मुझे कुछ नहीं लेना। और हाँ, आने दे मेरी बहू को, फिर दिखा दूंगी कि क्या होते हैं संस्कार। विमला इतना बोलकर गुस्से में अपने घर चली जाती है और खुद से बोलती है, ये सास बहू अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। सरला की बड़ी बहू बैकलेस पहनकर संस्कारी बनती है ना। आने दे समय, सरला को बता दूंगी कि उसकी बहू से मेरी बहू ज्यादा अच्छी है। अब विमला अपने छोटे बेटे की शादी के लिए लड़की देखने लगती है। संस्कार के चक्कर में वो कई लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और विमला आए दिन किसी न किसी लड़की को रिजेक्ट करती रहती। ऐसे ही एक दिन विमला अपने घर में बैठकर मटर छील रही थी। तभी उसके गेट की घंटी बजती है और जब वो गेट खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा एक लड़की के साथ खड़ा था, जिसने बैकलेस ड्रेस पहनी थी। ये सब देखकर विमला को गुस्सा आता है। अरे ओ नालायक, ये किसको लेकर आ गया तू? और चल लेकर भी आया था तो कम से कम बैकलेस वाली तो मत लाता। जिसके खिलाफ थी वही मेरे घर की बहू बनकर आ गई। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? विमला अपने बेटे को सुनाने लगती है। विमला की आवाज सुनकर सुमन और सरला भी घर के बाहर आते हैं और विमला की बहू को देखकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी सुमन विमला को कहती है, वो विमला आंटी जी, आपकी बहू तो संस्कारों का चोला पहन कर आई है। अब हमने भी देख लिया आपकी बैकलेस वाली संस्कारी बहू को। अब पूरे दिन ताने देते रहना। सुमन की बात सुनकर विमला का मुंह बन जाता है और वो अपने बेटी बहू को अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और इस तरह से बैकलेस वाली बहू ने बता दिया कि संस्कार की तुलना कपड़ों से नहीं की जा सकती। वंशिका अपने कमरे में बैठकर सच रही थी कि तभी उसकी माँ अनुमति आवाज लगाकर आते हुए वंशिका के पास आती है और उसे कहती है, वनिष्का, अरे ओ हमारी बिटिया कहाँ है? अरे बाप रे, ई का पहन ली है तू अपना गला में? अरे मम्मी, ई को गले में पहनने वाला चौकर कहते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। अरे तनिक हमरा गला पर तो देखो, कैसन झक्कास लग रहा है। ई को बात बता, तुमको ई फैशन के अलावा और कोनो कुछ बूझता ही नहीं है? जब देखो फैशन में ही चूर रहती है। अरे मम्मी, अब अपनी दोस्त के ब्याह में जा रहे हैं तो थोड़ा सुंदर बन के जाए करे ना। अरे ऐसन कैसन सुंदरता, छी, समाज में कोनो देखेगा तो का कहेगा कि फलाना की बिटिया गला में ये भैंस का पट्टा बांधी है। मम्मी, ये कैसन बात कर रही हो तुम? इसको भैंस का पट्टा नहीं बल्कि चौकर कहते हैं। और हमारी दोस्त का ब्याह है, हम ओके ब्याह में बहुत ही ब्यूटीफुल लगना चाहते हैं। समझ गई हो ना तुम? अगर समझ गई हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो जाओ हमका तैयार होके दियो। आने दे तुम्हारे बाप को, उनको ही सारी बात बताएंगे हम। अब उनको कहकर तुम्हारा बिया करा देंगे जल्दी से, देख लेना तुम। अरे जाओ अम्मा यार। इस तरह वंशिका तैयार होने लगती है और कुछ ही समय बाद अपनी दोस्त की शादी अटेंड कर लेती है।
और जब घर आती है तो उसके पिता उससे कहते हैं, अरे बिटिया, हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारी अम्मा से? क्या पिताजी? यही कि तुम अपनी अम्मा की बात नहीं सुनती हो। और ई गला में क्या पहनी हुई हो तुम? पिताजी, एक चौकर कहते हैं। अरे तुम सभी तो हमारे चौकर के पीछे ही पड़ गए हो। गुस्सा काहे हो रही हो बिटिया? अरे हम तो ये बोल रहे थे कि ब्याह के बाद तुम कैसे रहोगी। पिताजी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ब्याह के बाद भी ऐसा ही रहेंगे स्टाइल में, देखना आप। ठीक है माताजी, हम तुमसे नहीं जी सकते हैं। वैसे कल तुमको एगो लड़का देखे खातिर आ रहा है। का पिताजी, आप भी ना। इतना बोलकर वंशिका अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह वंशिका के लिए एक बहुत अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आता है और अब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद ही अब वंशिका की शादी विवेक नाम के लड़के से होती है। शादी के बाद वंशिका अपने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती है। वंशिका से उसके घर में सभी लोग बहुत खुश थे। वंशिका की सास वंशिका को बहुत प्यार करती थी और ऐसे ही एक दिन वंशिका की सास निम्मो कहती है, अरे वन्नू बहू। मम्मी जी, हमारा नाम वन्नू नहीं वनिष्का है। हाँ हाँ पता है, लेकिन मैं अपनी बहू को वन्नू बोलूंगी। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया है कि हम सभी लोग कल शहर जाने वाले हैं। क्या बात कर रही हो मम्मी जी, हम शहर जा रहे हैं? हाँ बहू, हम शहर जा रहे हैं, इसलिए तुम विवेक का सामान पैक कर लो। ठीक है मम्मी जी। इतना बोलकर अब वंशिका सामान पैक करने चली जाती है। वंशिका जब अपना और विवेक का सामान पैक कर रही थी, तभी वहाँ पर विवेक आता है और उसको सामान पैक करता हुआ देखकर बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? अरे विवेक जी, मम्मी जी कह रही थी कि कल हम शहर जा रहे हैं, यही खातिर हम अपना सामान पैक कर रहे हैं और आपका भी। तुम अपना क्यों कर रही हो? तुम हमारे साथ कहीं नहीं जा रही हो, समझी? लेकिन विवेक जी, मम्मी जी कह रही थी। चुप, बिल्कुल चुप। बोला ना, तुम हमारे साथ नहीं जा रही। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर निम्मो आती है और अपने बेटी पर चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है विवेक, तुम इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? इसको मैंने कहा है सामान पैक करने के लिए और ये हमारे साथ जा रही है। माँ तुम बस करो बहू, तुम पैकिंग करो। जो मर्जी है वो करो यार, मुझे तो कोई सुनता ही नहीं है। इतना कहकर विवेक वहाँ से चला जाता है और वंशिका आंखों में आंसू लिए सामान पैक करने लगती है। और अगले दिन वंशिका बड़े ही चाव से सजने लगती है। साड़ी पर चोकर, कानों में बड़े बड़े झुमके और पूरी मांग सिंदूर से भरती है। कमर पर तगड़ी पहन लेती है और उसको इस तरह सस्ते देखकर विवेक कहता है, हम शहर जा रहे हैं तो ये अपना स्टाइल है ना, उसे कम कर लो, समझी? अरे काहे कर ले, आखिर हम ब्याह के बाद अपने मर्द के साथ शहर जा रहे हैं, पूरा 16 श्रृंगार करेंगे ना हम। ओफ। विवेक मुंह बनाकर चला जाता है और कुछ ही समय बाद अच्छे से सजकर वंशिका बाहर अपने सामान के साथ आती है। उसको देखकर विवेक मन में कहता है, हे भगवान, ये मेरे दोस्तों के सामने जाएगी तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। शिट यार, माँ ने पता नहीं किस गवार से शादी करवा दी मेरी। मम्मी जी, हम आ गए हैं। अरे वाह, मेरी बिहारी बहू का स्टाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्या है ना मम्मी जी, हम तो शुरू से ही इस स्टाइल में रहे हैं, अब ब्याह के बाद फीका फीका ऐसन कैसन रह सकत है। तुम्हारा हो गया हो तो अब हम चले? अरे विवेक जी, एक मिनट। इतना कहने के बाद वंशिका साड़ी पर चश्मा लगा लेती है और कहती है, अब चलिए ना विवेक जी। विवेक अब शहर के लिए निकल जाता है और कुछ ही घंटों में वो सभी लोग शहर पहुंचते हैं, जहां विवेक का इंतजार उसके दोस्त कर रहे थे। थोड़ी देर बाद विवेक कार से उतरता है और उसके दोस्त विवेक से कहते हैं, अरे विवेक, तेरी बीवी कहाँ है? गाड़ी से उतरते हुए वंशिका कहती है, अरे हम ना विवेक जी की धर्म पत्नी हैं। वंशिका का बिहारी स्टाइल देखकर विवेक के सभी दोस्त हंस पड़ते हैं और हंसते हुए विवेक से कहते हैं, अरे यार विवेक, ये क्या लेकर आ गया है तू? सच में विवेक, मैं तो सोचता था तेरी पसंद बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन अब पता चला तेरी पसंद तो बहुत बोल्ड है। सच में विवेक, इससे अच्छी तो वो थी। इस बिहारन को किसने पसंद किया है तेरे लिए? देख तो, ना इसको कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही इसे बात करने का। क्या करूँ गाइस, मेरी माँ की पसंद है, मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी इससे। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं थी ये। विवेक के मुंह से ये बात सुनते ही वंशिका के ऊपर मानो पहाड़ टूट जाता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर निम्मो आती है और उन सभी को जवाब देते हुए कहती है, बच्चों, बिहारी का स्टाइल देखे उसकी लुकिंग से उसको कभी जज नहीं करना चाहिए। चल बहू, घर के अंदर चल। इस तरह वंशिका घर में आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, अगर हम विवेक जी को पसंद ही नहीं थे
तो आपने हमारी शादी विवेक जी से क्यों कराई? उनको जो पसंद थी आप उनसे ही ब्याह करा देते ना। अरे हम बिहारी जरूर है, लेकिन रिश्ता कैसन संभाला जाता है वो हमको बहुत ही अच्छे से आता है। पहले हमको लगता था कि हमसे कोनो गलती हो गई होगी, विवेक जी हमारे पास नहीं आते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम विवेक जी को मना लेंगे, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि विवेक जी हमसे नहीं बल्कि बहू बहुत ही बिगड़ैल किस्म की लड़की थी, और कौन चाहेगा ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना। अरे मुझे एक संस्कारी लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए, और वो तुम हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। वंशिका कुछ नहीं बोलती और चुपचाप चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं, और अब वंशिका ना तो कोई मेकअप करती और ना ही बिहारी स्टाइल दिखाती। उसको ऐसे देखकर अब विवेक को थोड़ा अजीब लगता है। उसको चुप चुप देख एक दिन विवेक वंशिका के पास आता है और उससे कहता है, वंशिका तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? कुछ नहीं विवेक जी, हम ऐसे ही शांत रहते हैं। अरे हम एक दूसरे के दोस्त भी तो बन सकते हैं, तो इसलिए तुम मुझे दोस्त समझकर सब कुछ बता सकती हो। हम दोस्त बने? हाँ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी विवेक के पास उसके दोस्त का कॉन्फ्रेंस कॉल आता है, और उसके दोस्त कहते हैं, अरे विवेक, हम सभी ने सुना है तेरा प्रमोशन हो गया है। हाँ भाई ये सच है, और आज रात को ना मेरे घर पे पार्टी है, वो भी बड़ी वाली, इसलिए तुम सभी को आना है जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह से अब विवेक वंशिका को भी रात के लिए रेडी होने को कहता है। पार्टी का नाम सुनते ही वंशिका अपने फोन में पार्टी वेयर ड्रेस चेक करने लगती है, जहाँ उसको 1 पीस दिखता है। उसको देखकर वंशिका खुद से कहती है, लगता है यही ड्रेस लेनी पड़ेगी, काहे कि हम नहीं चाहते हैं ना कि विवेक जी की बेइज्जती हो। इस तरह वंशिका वो ड्रेस मार्केट में जाकर खरीद लेती है, और शाम को बिल्कुल मॉडल के जैसे तैयार होकर अपने पति के बिल्कुल बगल में खड़ी हो जाती है। पार्टी में इकलौती वंशिका ही थी जो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसको देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं, और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ तक कि खुद विवेक की आंखें भी फटी रह जाती है। विवेक के दोस्त अब आकर वंशिका से बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर विवेक को बहुत जलन होती है, और वो गुस्से में चला जाता है। फिर क्या था, वो एक जगह खड़ा था कि तभी वो अपने खुद के दोस्त की बातें सुनता है। अरे रिहान, देख रहा है विवेक गांव से गवार नहीं बल्कि माल लेकर आया है, माल। ये तो पागल है, इसको छोड़ने की सोचता रहता है। ये तो सोना है, सोना। उसकी ये बात सुनते ही विवेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और वो अपने दोस्तों को मारते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने दोस्त की वाइफ पे गंदी नजर डालते हो। आज मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तुझे तेरी पत्नी की वैल्यू नहीं है और तू हमें मार रहा है? वाह, अरे वाह। पहले खुद की पत्नी की कदर करना सीख, जब हमारा मुंह बंद करियो। विवेक अब अपने दोस्तों को मार रहा था कि तभी वंशिका आती है और उन दोनों की लड़ाई को छुड़वा देती है। इस तरह उनकी पार्टी भी खत्म होती है, और अब विवेक अपनी गलती का एहसास करने लगता है और वंशिका से कहता है, वंशिका मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं की। कोई बात नहीं, हम आपसे कभी नाराज ही नहीं हुए। वंशिका तुम ऐसे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए ना तुम हमेशा ना बिहारी स्टाइल में ही रहना। अपने पति की बात सुनते ही वंशिका हंसने लगती है, और उनको खुश देखकर निम्मो कहती है, तो ये है हमारी बिहारी स्टाइल वाली बहू। राजीव शहर से बाहर जाने के लिए निकलने से पहले अपनी माँ सुषमा, अपनी बीवी पलक और भाई की 4 बीवियों, नेहा दूसरी बहू, संगीता तीसरी बहू, अंजलि चौथी बहू और अंजू 5वीं बहू से बोलता है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ और मेरे 4 भाई भी अभी कुछ समय से इस शहर में नहीं है, तो जब तक हम नहीं आते तुम लोग अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखना, इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। सास नहीं, सौतेली सास है हम 5 बहुओं की। आप भी क्या बार बार भूल ही जाते हो? तू परेशान क्यों होता है जब तुझे पता है ये लोग है मेरे साथ, ये मेरा अच्छे से ध्यान रखेगी, और भले ही मैं इनकी सौतेली सास हूँ, लेकिन ये सब मुझे अपनी माँ ही मानती है। कुछ भी बोले जा रही है ये तो। एक तो हमारे पतियों को पहले ही अपने काबू में कर रखा है, ऊपर से ये सोच रही है कि हम भी इनके इशारों पर नाचने लग जाएं। कभी नहीं होगा ये। भले ही हम 5 भाइयों की सौतेली माँ हो, लेकिन हमें इनके आने के बाद कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, तो हमारे लिए तो ये हमारी सगी माँ जैसी है। और तुम बार बार क्यों सौतेली सास बोलती रहती हो? माँ को बुरा भी तो लग सकता है ना, तो अब जो भी बोलो थोड़ा सोच समझ कर ही बोलना, ठीक है? अरे जेठ जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी माँ है तो हमारी सास भी है ये। हम इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और आप लोगों को भी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ जेठ जी, आप चले जाओ,
आप चले जाओगे तो कम से कम हमारा और हमारी सौतेली सास का ड्रामा तो खत्म होगा। जब देखो हमारी सौतेली सास ऐसे बनती है कि जैसे हम ही गलत हैं और वो हरिश्चंद्र हो। मुझे यकीन है तुम पांचों माँ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे, लेकिन पहली बार हम पांचों भाइयों में से माँ के साथ कोई भी नहीं होगा ना, इसलिए थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है। हाँ, लेकिन अब सारी टेंशन यहीं छोड़ दे। मेरी बहुएं आ गई है, वो भी 1 नहीं 5 आ गई है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। सब मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी। तू भी आराम से जा और काम कर। ये बनती तो ऐसे है कि सगी माँ ही हो, लेकिन हम भी अच्छे से जानते हैं दिखावे और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। ये अच्छाई का तो बस दिखावा ही है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम सब अपना और माँ का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, आप यहाँ की टेंशन छोड़ दो और काम पर ध्यान देना, और हाँ, अपना भी ध्यान रखना, ठीक है ना? सुषमा का स्वभाव जितना अच्छा होता है उससे उल्टा ही उसकी पांचों बहुओं का स्वभाव होता है। उसकी पांचों बहुएं अपने अपने पति के आगे तो बहुत अच्छी बहू बनती थी, लेकिन उन सबको अंदर ही अंदर सुषमा से चिढ़ भी होती रहती थी, क्योंकि उनका मानना है कि सौतेली सास बस दिखावा ही करती है, प्यार नहीं। ये सब सोचकर ही वो सुषमा को सास नहीं बल्कि सौतेली सास ही मानते हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा और संगीता साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुषमा आती है और बोलती है, अरे बहू, जरा पानी तो ले आओ, बहुत प्यास लग रही है। पूरा गला सूख रहा है पानी के लिए। अभी हम टीवी देख रहे हैं, आप खुद जाकर पानी ले लो या थोड़ी देर बैठ जाओ, बाद में दे देंगे। बहू, बहुत थक गई हूँ, मैं अभी बाहर से आई हूँ। थकी नहीं होती तो मैं क्यों बुलाती तुम दोनों को? मैं खुद ही जाकर ले आती ना। जल्दी से जाकर ले आओ, फिर देखते रहो जो देख रहे हो। क्या है माँ जी, पानी ही तो लेना है ना। यहाँ हमसे बोलने से अच्छा है आप खुद ही जाके ले लो ना। आप हम पर हुक्म तो ऐसे चलाती हो जैसे हमारी सगी सास हो। खुद जाकर ले लो, हम नहीं जा रहे। ठीक है बहू, गुस्सा मत कर, मैं खुद ही जाकर ले लूंगी। और हाँ माँ जी, अब ये सब जाकर अपने बेटों से चुगली मत जोड़ देना कि आपकी बहुओं ने ऐसे बात की। हम तो बस सच ही बोल रहे थे। हम अच्छे से जानते हैं आप हमारी सौतेली सास हो, सगी नहीं। सुषमा को दोनों की बातें बहुत चुभती हैं, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। जब से सुषमा के बेटे शहर से बाहर गए थे, तब से उसकी सारी बहुओं का बर्ताव ऐसा ही हो रहा है। सुषमा कुछ भी बोलती तो उसकी बात को काट देते थे और सौतेली सास का ताना मारकर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं एक साथ कमरे में बैठी होती हैं और अंजलि बोलती है, ये हमारे सिर से सास नाम की तलवार कब हटेगी? मेरा तो मन भी नहीं करता उनसे बात करने का। वो तो हमारे पति ही हैं, जो जब देखो मामा करते आगे पीछे घूमते रहते हैं। और उन्होंने भी तो पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है, जो हमें पूछने से पहले अपनी माँ को ही पूछते हैं। और नहीं तो क्या, वरना ये तो पूरी दुनिया जानती है सौतेली माँ कैसी होती है। वो तो अच्छा है, हमने शुरू से ही उनको अपने काबू में रखा है। वरना तो जैसे हमारे पति को उन्होंने गधा बनाकर रखा है, ऐसे ही हमारे साथ भी करती। लेकिन ये कब तक होता रहेगा? हमारे पति को समझाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम थोड़ी ऐसी रह सकते हैं। हमें तो सब पता ही है ना। आज नहीं तो कल हमारी सौतेली सास का असली रूप हमें अपने पतियों के आगे लाना ही होगा। लेकिन हम अब कर भी क्या सकते हैं? कुछ किया तो हमारी सौतेली सास के सौतेले बेटे आ जाएंगे ना हमारे आगे, वो भी तो हमें ही गलत बोलेंगे। फिर क्या करेंगे हम? हाँ, बात तो सही है, लेकिन अब मुझे अपनी सौतेली सास और बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो करना ही पड़ेगा। पांचों बहुएं पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हैं और वहीं सुषमा को भला बुरा बोलने लगती हैं, जिसके बारे में सुषमा को कुछ पता नहीं होता है। कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं बाहर से शॉपिंग करके आती हैं और सुषमा उन लोगों को घर आता देखती है तो बोलती है, अरे बहू, तुम पांचों इतनी देर से कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें यहाँ वहाँ देख रही थी। कहीं बाहर जाना होता तो कम से कम मुझे बता तो दिया करो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। माँ जी, हमारी शादी हो गई है और आप हमारी सौतेली सास हैं, तो हमारी सगी सास बनने की कोशिश मत करो। हमारे पति फंस सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हाँ, बिना बात के आप जो ये सीधी बनने का नाटक करती रहती है ना, हमें सब अच्छे से समझ आता है। बहू, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मानती हूँ कि मैं तुम लोगों की सौतेली सास हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सगी बहू जैसा प्यार करती हूँ और मानती हूँ। तुम लोग गलत सोच रहे हो। अच्छा जी, पहले तो हमारे पति को अपने काबू में कर रखा है। वो कहीं भी जाते हैं तो हमें पूछे या ना पूछे,
लेकिन आपको जरूर पूछते हैं और फिर भी बोल रही हो कि हम गलत समझ रहे हैं। अरे आप शर्म करो, हमारे पति आपको अपनी सगी माँ जैसा प्यार करते हैं और आप हो कि झूठ का नकाब पहन रखा है। लेकिन ये बिल्कुल भी मत समझना कि अब आपकी बातों में आसानी से आ जाएंगे हम। हमें अच्छे से पता है आप हमारी सौतेली सास हो और सगी सास का तो बस नाटक करती हो। नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें और मेरे सारे बेटों को बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ऐसा है तो हमारी बात मानो, तभी हमें यकीन होगा कि आप सौतेली सास भले ही हो लेकिन हमें अपनी बहू की तरह ही मानती हो। बताओ, करोगे जो हम बोलेंगे आपको? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम सबका शक दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ। तो आप वापस ही गाँव चले जाओ और वहीं रहना, क्योंकि अब तो हम यहाँ आ गए हैं, इसलिए हमें आपके सौतेले बेटे को आपकी जरूरत नहीं है। हम इस घर को और अपने पति को अच्छे से संभाल लेंगे। लेकिन ऐसे कैसे मैं अचानक से जा सकती हूँ? क्यों, क्या हो गया अब? अभी तक तो बड़ा बोल रही थी कि कुछ भी कर सकती हो हमारा शक दूर करने के लिए, अब जब बोल दिया तो बहाने बना रही हो। हमें तो पहले से ही पता था ये सब नाटक है। सास बहू के बीच गर्मा गर्मी चल रही होती है कि इतने में राजीव अपना काम खत्म करके वापस आ जाता है और ये सब देखकर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुम पांचों को बोला था कि हमारी माँ का ध्यान रखना और तुम लोग उन्हें ही घर से निकालने के लिए मजबूर कर रहे हो। नहीं बेटा, वो तो मैं। माँ, आप इन्हें क्यों बचा रही हो? मैंने सब सुन लिया है। हम सही ही कह रहे थे, ये हमारी सौतेली सास बस आप लोगों का इस्तेमाल ही कर रही थी। तुम लोग जिस घर में रह रही हो ना, वो मेरी माँ का ही है और आज हम जो भी हैं ये सब माँ की वजह से ही है। आज तक इन्होंने हमें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम लोगों को इनसे परेशानी है ना, तो ठीक है, मैं माँ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। राजीव इतना बोलकर वहाँ से सुषमा को लेकर चला जाता है और किसी की एक बात नहीं सुनता है। पांचों को जब उनके पति चले जाते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन्हें मनाने के लिए गांव चले जाते हैं और उन्हें मनाने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।